अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान और आपका खैर मकदम है एक नए टॉपिक को लेकर कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्यों बना, वक्फ बोर्ड क्या होता है और वक्फ और सदका में क्या फर्क है। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि सदका और वक्फ में क्या अंतर है। सदका वो चीज होती है जो हमने किसी को सदका कर दी, कोई प्रॉपर्टीज, कोई सामान, कोई पैसा, तो वो उसका, जिसको हमने सदका की वो उसका हकदार हो गया, वो उसको बेच सकता है, फरोख्त कर सकता है, वो उसका मालिक है। लेकिन वक्त के साथ में क्या है, ये एक सदका जारिया की ही कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टीज को या कोई सामान को वक्फ कर देता है, यानी कि उसका कोई हकीकी मालिक नहीं है लेकिन वो इस्तेमाल में आती रहेगी वो चीज, उसको कोई इंसान बेच नहीं सकता। ऐसे ही वक्फ बोर्ड या वक्फ की प्रॉपर्टीज का मसला यही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लामी हिस्ट्री के अंदर इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब एक कुआं खरीदा, दरअसल हुआ क्या था कि उस कुएं पर यहूदियों का कब्जा था। मदीने का कुआं था और उस पर यहूदियों का कब्जा था। वहां से मुसलमानों को पानी लेने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है ऐसा शख्स जो इस कुएं को खरीद कर और सदका यानी कि वक्फ कर दे। और हजरत उस्मान ने 20,000 दिरहम में वो कुएं को फरोख्त कर लिया और उम्मत के लिए सदका कर दिया, यानी कि सदका जारिया कर दिया, वक्फ कर दिया। ऐसे ही हजरत अली ने एक चश्मे को खरीदा और उसको उम्मत को वक्फ कर दिया। ऐसे ही सहाबा उबैदुल्लाह इब्ने जर्रा, उन्होंने भी अपने बागात वक्फ कर दिए उम्मत के लिए। ऐसे ही जैसे जैसे साबईन, ताबईन, तबे ताबईन और बाद में उम्मत ने जो भी सदका जारिया करा उसको वक्फ कहा जाता है। अब जब इस्लाम का फैलाव हुआ और लोग अलग अलग मुल्कों में मुसलमान जब गए तो उन्होंने वहां पे बिजनेस करा, कारोबार करा और वहां के जमीनों को खरीदा। खरीदने के बाद में उन प्रॉपर्टीज को जब उन्होंने वक्फ कर दिया, जैसे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में है, सेकंड नंबर पर तुर्की में है। ऐसे ही अलग अलग मुल्कों में वक्फ की जमीनें आपको मिलेगी, वक्फ की प्रॉपर्टियां मिलेगी, जो आगे नई जनरेशन या मुसलमानों के लिए इस्तेमाल के लिए सदका जारिया हो जाए। उन जमीनों पर मुस्लिम समाज अपने इस्तेमाल में ले ले, आप यूनिवर्सिटी बनाए, उर्दू कॉलेज बनाए या मदरसा बनाए या कब्रिस्तान बनाए या मस्जिद बनाए, उन प्रॉपर्टीज को वक्फ कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, जब अंग्रेजी शासन देश में लागू था सन 1857 में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा वक्फ का कब्जा लिया। उस पर मुसलमानों ने एक भारी प्रोटेस्ट किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उतरे। तब ब्रिटिश सरकार एक बिल लेकर आई और कहा कि 1862 में कि मुसलमानों की अब कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर हम कब्जा नहीं करेंगे। उसके बाद में देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद में फिर हुकूमत के सामने एक मसला आता है वक्फ प्रॉपर्टीज का। जवाहरलाल नेहरू 1954 में एक वक्फ बोर्ड की स्थापना करते हैं ताकि जिसके सारे मसले मसाइल मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के, वक्फ की प्रॉपर्टीज के एक बोर्ड संभालेगा। उसके बाद में इसमें कई संशोधन हुए, जैसे 1968 में संशोधन हुआ, 1995 में एक संशोधन होता है जिसमें राज्य और केंद्र शासित राज्यों के अंदर वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। और उसके बाद में 2003 में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया गया। फिर 2022 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें 9,40,000 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जाती है और ये 3340 स्क्वायर किलोमीटर और लगभग 8,40,000 प्रॉपर्टी उसका मामला था, जिसमें बताया गया एक रिपोर्ट में कि इतनी प्रॉपर्टी है और इतनी एकड़ जमीन है और इतना स्क्वायर किलोमीटर है। 3340 स्क्वायर मीटर हम देखें तो पंजाब का टोटल एरिया 4400 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पंजाब के 75 एरियाज को कवर करती है। इतनी जमीन वक्फ के पास है। अब उसके बाद में ये कितने की है, कितने इसकी वैल्यू है, तो देखा जाए तो वक्फ की प्रॉपर्टीज की वैल्यूज 1,20,000 लाख करोड़ रुपए है। 1,20,000 लाख करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। अब ये देखा जाए कि क्या इन कीमतों का सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, क्योंकि वक्फ की 70% प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं कब्जे में है, चाहे वो सरकारी कब्जा हो या इंडिविजुअल किसी का कब्जा हो। 30% जो भूमि वक्फ के पास है उस पर भी कोई ना कोई ऐसे उसमें मुकदमा चल रहे हैं,
कोई जो है पूरी तरीके से वक्फ का उसमें होल्ड नहीं है, तो उस पे भी वक्फ को पूरा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। अब जितनी ये प्रॉपर्टीज है, इस हिसाब से वक्फ बोर्ड को 20,000 सालाना 20,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड को 150 से 200 करोड़ की सिर्फ इनकम हो रही है। अब उसके बावजूद भी, क्योंकि मौजूदा सरकार 2024 के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक बिल एक्ट लाने की फिराक में है, और इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार की वक्फ को लेकर नीयत साफ नहीं है, क्योंकि ये बिल या ये एक्ट जो लाया जा रहा है, ये डायरेक्ट वक्फ की प्रॉपर्टी से वक्फ का अधिकार छीनने के लिए है। सरकार जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर जो कई बदलाव करना चाह रही है कई बिंदुओं पर, वो उसके मुख्य धाराएं जो है जिनमें बदलाव करना चाह रही है वो जैसे ये है। जैसे कि पहला सरकार चाह रही है कि कमेटी के अंदर 2 हिंदुओं को शामिल किया जाए। जब मामला मुसलमानों की अपनी निजी प्रॉपर्टी का है तो उसमें गैर मुस्लिम का क्या दखल, क्योंकि मुसलमान ही कुरान और हदीस से वक्फ और सदका के मसाइलों को जानता है कि उनको कैसे हल करना है और कैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज को कुरान और हदीस से यूज करना है। दूसरा, किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए एक वेरिफिकेशन करवाना होगा। क्या वेरिफिकेशन करने वाली अधिकारी या जो विभाग उसका वेरिफिकेशन करेगा वो सच की बुनियाद पर करेगा, ये कैसे क्लेरिफाई होगा। दूसरा, उसके बाद भी कई धाराओं पर इसमें बदलाव किया जा रहा है। उसके बाद में प्रॉपर्टी पर दोबारा कोर्ट जाने का भी प्रस्ताव है। यदि कोई मामला कोर्ट के अंडर था और वो कोर्ट में चल रहा है या उसमें कुछ हो गया इसलिए, तो दोबारा कोर्ट में भी उसको लेकर दोबारा मुद्दा उठाया जा सकता है। सबसे जो बड़ा सवाल है कि जिला मजिस्ट्रेट को इसका पूरा अधिकार है कि वक्फ की प्रॉपर्टी छीने या ना छीने। डायरेक्ट वक्फ की प्रॉपर्टीज पे जिला मजिस्ट्रेट का इंटरफेयर हो जाना, ये सबसे बड़ी एक वक्फ को लेकर एक आफत है। तो ऐसे ही कई धाराओं में बदलाव किया जा रहा है। अब सरकार का जब चौतरफा संसद के अंदर विरोध होना चालू हुआ वक्फ को लेकर, तो सरकार ने जल्दी से एक जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक गठन करा, जिसमें कई सांसद पक्ष के और कई विपक्ष के इस कमेटी में शामिल है। उनसे सरकार ने इस पर जो है एक हलफनामा मांगा है, यानी कि इस पर एक डिटेल मांगी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब मसला आता है कि इस हालात में जब वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, इसमें आम मुसलमान क्या करें। जो लोग बड़े लेवल पर है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आम मुसलमान है वो क्या कर सकते हैं। इसको लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है, जिसमें आप QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट एक ऐसी साइट पर पहुंचेंगे जहां पर आप ईमेल के जरिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर इस बिल के खिलाफ अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जब ये एप्लीकेशन जाएगी जेपीसी के पास और वो इस संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएगी, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बारकोड और ये सारी चीज जो वक्फ के खिलाफ हो रही है इसमें आप भागीदार बने और वक्फ के लिए आवाज उठाए। ये प्रॉपर्टीज आपकी प्रॉपर्टी है, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और QR कोड को भी शेयर करें। इसके दिए गए लिंक पर जाकर अपने जीमेल आईडी से ईमेल भेजें वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल है इसके खिलाफ। तब तक के लिए अलविदा।